हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे दिल्ली अधीनस्थ का जो टीजीटी का परीक्षा है और जूनियर यूपी में जो जूनियर सुपर टेट की परीक्षा, उसमें यह समान रूप से उपयोगी होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो आप ज़रूर एक बार देखिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो जो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। इन्होंने साहित्य के बारे में यह परिभाषा दिया है कि साहित्य का जो इतिहास होता है वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे उनकी प्रवृत्तियाँ चित्तवृत्तियाँ बदलती है, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह 1929 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले यह नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो यह आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। तो यह ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है वह क्या है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। उसमें है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो यह तीनों किताब इनका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो सबसे पहले शुरुआत किया गया था वह गारसाद तासी द्वारा 1839 ईस्वी में सबसे पहले फ्रेंच भाषा में गारसाद तासी द्वारा द इस्तवार ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी यह पुस्तक लिखी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो अभी बात किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। इनमें से असत्य कथन कौन है यह बताना है। तो देखिए, शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ था, तो यह सही बात है। गारसाद तासी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक हैं, यह भी सही बात है। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का विवरण दिया है, यह भी सही बात है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, यह गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। इनमें से अशुद्ध जोड़ा कौन सा है वह छांटना है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया का है, यह सही बात है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है, यह भी सही बात है। आगे जो दिया गया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो यह देखिए वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है लेकिन ग्रेडर्शन का नहीं। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सिंगर का है, यह सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो बताया गया कि 1839 में गारसाद तासी द्वारा सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था जो फ्रेंच भाषा में था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो यह मिश्र बंधु विनोद द्वारा जो लिखा गया है, मिश्र बंधुओं द्वारा मिश्र बंधु विनोद, वह उसमें 5000 कवियों का विवरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। हिंदी वीर काव्य की रचयिता कौन है? तो हिंदी वीर काव्य के जो रचयिता है वह टीकम सिंह है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। देखिए, नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में कुल कितने खंड है? तो नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो बृहत इतिहास लिखा गया वह 18 खंड में विभक्त है
और इसके हर एक भाग के अलग अलग संपादक है, तो इसे याद रखिएगा। 18 यहाँ पे इसके भाग है, खंड हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नागरिक सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के जो 6वां खंड है उसमें रीतिकाल के संपादक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं रीतिकाल के संपादक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का ग्रंथ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो अभी ऊपर चर्चा किया गया था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह द्विवेदी जी का है, लेकिन रीति काव्य की भूमिका इनका नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताना है। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु की पत्रिका है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? तो वे हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रजा हितैषी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका था जो आगरा से प्रकाशित होता था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका जो उदंत मार्तंड है वह कलकत्ता से प्रकाशित होता था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण का जो संपादन किया गया है वह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1900 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका, सरस्वती पत्रिका का। सबसे पहले यह मंडल द्वारा प्रकाशित होता था, बाद में 1901 में इसके संपादक हुए थे श्याम सुंदर दास, और बाद में 1903 से 1920 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका संपादन किया था, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका की यशस्वी संपादक का क्या नाम है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके यशस्वी संपादक थे, वो जो 1903 से 1920 ईस्वी तक इनका प्रकाशन किए थे सरस्वती पत्रिका का, और उसे एक नई ऊंचाई पर लाने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा, और जो पूर्णतः सफल हुआ, और वह सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी जो खड़ी बोली है वह शुद्ध परिष्कृत एक मानक स्थिति पे पहुंच गई थी, वह प्रयास था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से कौन सा पत्र निकालते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप पत्रिका निकालते थे, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया, दुलारे राव भार्गव के संपादक में कौन सी पत्रिका लखनऊ में निकलती थी? तो वह माधुरी निकलती थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? यह कल्याण है जो गोरखपुर से निकलती थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, कल्याण का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो वह गोरखपुर से होता था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो विशाल भारत के जो संपादक है वह बनारसी दास चतुर्वेदी है, यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है? तो वह कहा गया उग्र जी को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगरा से निकलने वाली साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? तो साहित्य संदेश जो आगरा से निकलने वाली प्रकाशित पत्रिका थी उसके संपादक थे बाबू गुलाब राय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यह पूछा गया कि इनमें से सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? तो यहाँ पे जो मतवाला है वह सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगर बात करें मतवाला पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, तो इसका जो संपादन होता था मतवाला पत्रिका का, उसे ध्यान रखना है, मतवाला पत्रिका का जो संपादन होता था वह कलकत्ता से होता था, ठीक है।
तो यहाँ पे असंगत युग्म है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है उसे छांटना है। तो प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन यह सही है, देवनागर उमापति दत्त शर्मा यह भी सही है, हंस प्रेमचंद यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो मर्यादा है वह मर्यादा जो निकलता उसके संपादक थे वह प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका थी जिसके संपादक थे कृष्णकांत मालवी। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह क्या हो गया, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था। तो 1903 में यह भी प्रश्न दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी। तो माधुरी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विशाल भारत किस कवि के प्रति अनुदार था। तो वह निराला के प्रति अनुदार थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका जब संपादन किए थे तब उन्होंने हिंदी बोली को, हिंदी भाषा को एक परिष्कृत और परिमार्जित रूप में लाने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इनमें से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी थी। तो कौन सी है, तो कवि वचन सुधा जो है वह भारतेंदु युग की है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से महात्मा गांधी के संपादक में निकलने वाली कौन सी पत्रिका थी। तो हिंदी नवजीवन जो महात्मा गांधी के संपादक में निकला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी के संपादक में निकलने वाली कौन सा पत्र है। तो वह कर्मवीर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कादम्बनी के संपादक का नाम बताना है। तो यह राजेंद्र अवस्थी इसके संपादक थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस पत्रिका के संपादक थे। तो उन्होंने जो कहानी पत्रिका सारिका था उसका संपादक किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। जो धर्मयुग है तो उसके संपादक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका नामवर सिंह के संपादक में प्रकाशन हो रही थी। तो आलोचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जयप्रकाश भारती किस बाल साहित्य पत्रिका के संपादक रहे। तो वह जो नंदन है पत्रिका थे उसके संपादक रहे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से निराला किस साहित्य पत्रिका से नहीं जुड़े थे। तो जागरण से वे नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे। तो वे रविवार पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वर्तमान समय में दिल्ली से राजेंद्र यादव किस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो हंस का संपादन किए गए थे राजेंद्र यादव द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, धर्मयुग कहाँ से प्रकाशित होता था। तो यह मुंबई से प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो वह जबलपुर से होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है। तो देखिए, रीतिकाल एक परंपरा एक परिपाटी में है। रीति शब्द का अर्थ होता है परंपरा या परिपाटी, यानी ये जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं रीतिकाल में, तो उस आधार पर जो नामकरण किया गया है वह रीतिकाल, यानी इसकी प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी। तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या दिया है। तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल आदिकाल को नाम दिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से स्वीकार किया है। तो वे रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का जो नाम रखा है वह गद्य काल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। पढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है। तो पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शुक्ल जी के कालों का नामकरण किस आधार पर किया गया है। तो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर शुक्ल जी किसी काल का नामकरण किए हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है,
आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो वह कहा गया है रामकुमार वर्मा द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो 750 बिक्री सम्वत से माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 1857 ईस्वी से वे मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? तो देखिए आदिकाल जो कहा गया आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन द्वारा, चारण काल ग्रियर्सन द्वारा। देखिए रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है, केवल संधि काल नाम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो सरहपा को वे पहला हिंदी कवि मानते हैं जो 84 सिद्धों में प्रमुख थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। सरहपा का समय राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार क्या थी? तो वह 7वीं सदी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हिंदी का पहला कवि पूछे तो सरहपा, हिंदी का पहला ग्रंथ पूछे तो श्रावकाचार्य जो देवसेन द्वारा रचित है। अगर पूछे हिंदी का पहला महाकाव्य तो वह है पृथ्वीराज रासो, और हिंदी का पहला महाकवि तो वह है जो चंद्रबरदाई। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला ग्रंथ पूछा गया है तो वह श्रावकाचार्य है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? तो देवसेन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्रावकाचार्य की रचना कब हुई थी? तो 1933 ईस्वी में यह हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? तो जगनिक द्वारा जो रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ है वह परमाल रासो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्हाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो आल्हाखंड जो है वह परमाल रासो का नाम है जिसे लिखा गया है जगनिक द्वारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो उसे अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो देखिए हिंदी में आदिकाल में जो श्रृंगार रस से रचित है वह विसलदेव रासो है जो नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। इसमें राजमती के वियोग का वर्णन दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतरण में कुल कितने सर्ग है? तो 69 सर्ग है। तो ऑप्शन ए सही, डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? तो यहाँ पे रासो की जो व्युत्पत्ति रासक से मानी जाती है यह सर्वाधिक उपयुक्त मत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है, आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने किया था? तो अमीर खुसरो द्वारा मनोरंजन साहित्य की रचना किया गया। तो ऑप्शन सी सही है हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गोरख बानी के संपादक कौन है? तो गोरख बानी के जो संपादक है वह पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अधिकांश रासो काव्य प्रमाणिक है, यह गलत बात है। अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणिक है, यह भी गलत बात है। विसलदेव रासो वीर रस है प्रधान, यह भी गलत बात है। पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है, यह सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सरल क्वेश्चन है, 84 सिद्ध हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? तो 7वीं से 8वीं सदी यह सिद्धों का सही समय है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नारी निंदा मिलता है नाथ संप्रदाय में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो यहाँ पे गृहस्थों का आदर जो है वह उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता हैं वह ज्योतिष
रामेश्वर ठाकुर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से जो बनता है वह बनता है डिंगल, और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से पिंगल। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम क्या है? तो ब्रज भाषा मिश्रित पिंगल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो पद्मावत जो लिखा गया है जायसी का, वह भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, विद्यापति की पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो पदावली जो मैथिली में है, इसी कारण से इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो आदिकाल के प्रथम खड़ी बोली के जो कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, तो उन्होंने किया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो विद्यापति है उनका संबंध जैन धर्म से नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, खालिक बारी के रचयिता कौन है? तो यह खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की। तो खालिक बारी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भविष्यत कहा की रचनाकार कौन है? तो धनपाल की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले पहले कवि कौन हैं? तो वे अमीर खुसरो हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो राउल वेल जो है वह शिलांकृत कृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताना है। तो मैथिली रचित वर्ण रत्नाकर जो है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के जो लेखक हैं वह राम कुमार वर्मा हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो है पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वीर गाथा काल के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष उसकी ऐतिहासिकता से है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की कृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इनमें से रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता किस में है? तो बिसल देव रासो में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति की कौन सी है? तो शिव सिंह सेंगर का जो है वह सबसे प्राचीन कृति है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो वह श्रृंगार काल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, राउत संस्कृतियान द्वारा संपादित जो दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं सम्मिलित है? तो सरहपा की रचनाएं दोहा कोश में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो जैन साहित्य में सर्वाधिक रचित काव्य हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे हिंदी से संबंधित। अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।